हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगन कुमार, आपसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसेट की हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है। उस क्रम में हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए है ना। एक नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और जो दूसरा है वो हमने ये सर्च से घातांक करणी वगैरह ये सब हमने कर लिया, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसके मैंने आपको प्रॉब्लम वगैरह भी करा दिए हैं, PYQ वगैरह प्रैक्टिस भी कराया है। आपने कुछ लोगों ने उसका कमेंट भी किया था, उसको मैंने अगली क्लास में डिस्कस भी किया, उसके आंसर वगैरह। ठीक है, उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी थी, कुछ छोटी छोटी बातें थी। तो ये छोटी छोटी बातें लेके हमने 2 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए। अब उसमें हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था है ना, घातांक करणी वगैरह में। तो वो होमवर्क आप में से कुछ लोग बनाए होंगे, कमेंट किए होंगे। तो अब जो मैं ये लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली दोस्तों है LCM और HCF। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आते हैं, कभी कभी इनडायरेक्ट इसका क्वेश्चन में यूज होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो टॉपिक और कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खासकर यूपीएससी के लिए। ठीक है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, और पीसीएस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा इसको यूज करके आते हैं, है ना। मतलब इसको कहीं ना कहीं घुसेड़ देंगे, क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट दे देंगे। तो हमें बेसिकली LCM HCF आप में ज़्यादातर लोगों को आता होगा, है ना। नहीं आएगा तो मैं लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन इसका क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है, कहाँ इसका यूज़ हो सकता है, आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कि इसका LCM बताओ, है ना। ऐसा नहीं पूछेगा कि दिस नंबर है तो इसका LCM बताइए या फिर HCF बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझना पड़ेगा कि इसमें हमको LCM निकालना है कि HCF निकालना है। मतलब कैसे हमारा आंसर आएगा, जो क्वेश्चन का पूछ रहा है उसका डिमांड क्या है ना। तो ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, समझिएगा दोस्तों। मतलब LCM HCF तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना। क्लास 5 6 में सीख गए होंगे, फिर 10 तक आते आते अच्छा खासा। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि वास्तव में हमें LCM ही निकालना है या फिर HCF ही निकालना है, या फिर कैसे करके हमें आंसर तक पहुँचना है, एलिमिनेट कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इन पे हम चर्चा करेंगे। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। तो अब जो है शुरू करने से पहले लेक्चर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, ताकि जो लोग आप में से आता हो जिनको, तो वो स्किप कर दें, और जिनको नहीं आता हो वो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चले। तो पहले तो मैं आपको LCM HCF को बताऊंगा थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, फिर ये एक बेसिक सी चीज़ें लिख रखा हूँ, ठीक है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेन मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा भिन्न का LCM HCF। ठीक है, मतलब आपने सिंपली 2 3 8 5 इनका LCM सीखा होगा, लेकिन 1/2 2/3 का LCM क्या होगा, 2/4 5/6 का क्या होगा, ऐसा है ना। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने देखिए ज़्यादा प्रीवियस ईयर लिए, सारे प्रीवियस ईयर। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको जब करूँगा तो उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में चीज़ें कैसे चल रही हैं। क्लियर है। तो उससे पहले जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन कल रह गया था दोस्तों, मतलब लास्ट लेक्चर में, जो मैं आपको बता रहा था कि बार वाले जो PCS में पूछते हैं ना। जब मैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ा रहा था, बोर्ड मास रूल, तो उसमें मैंने एक बोला था कि एक क्वेश्चन था जो PCS में आया था, तो यही वाला है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप हाईलाइट देख पा रहे होंगे, ये B-A बार। तो इसको सॉल्व करने के मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, है ना, कि ये बेसिकली एक जैसे इसको सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए 2 - 4 - 5 का बार है ना, ऐसा है, तो ये क्या हो जाता है, 2 है और -4 - 5 हो जाता है, ऐसा। तो 2 - 4 और ये प्लस, मतलब ये माइनस से माइनस जुड़ा हुआ तो ये प्लस हो गया। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है दोस्तों। तो अब ये मैं इसलिए देखिए, चूंकि आपको बार का बता रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ। अगर नहीं बताया तो मुझे खुद बताने में थोड़ा सा असुविधा होती है। अगर आप में से जो लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 3 एग्जाम्पल लेके ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इसको मैं कराना उचित समझ रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करना है ना। तो पहले हमारा बार यहाँ पे आ गया, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर इस पूरे बड़े वाले को करेंगे, और फिर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 जैसे जैसे ब्रैकेट खुल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। क्लियर है, तो अब इसको कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, A है, ठीक, माइनस मझला ब्रैकेट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, A माइनस, अच्छा इसको खोल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, -A - B हो गया, क्योंकि माइनस इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, तो ये पूरा -A - B हो गया, ठीक। फिर माइनस साइन है ये वाला। उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट रहने देते हैं अभी, क्योंकि अंदर वाला सॉल्व करना है। A माइनस ये वाला ब्रैकेट है, फिर A, और अब देखिए यहाँ पहुँच गए हम। तो अब हमको क्या समझना है कि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन, और B - A बार है, तो यानी B - A, ऐसा, ठीक, ऐसा है।
ठीक है दोस्तों। तो अब जब ऐसा है और प्लस 2b, ठीक है, तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो अब हमको क्या करना है आगे, अब हमको आगे ये करना है, सॉल्व करते हैं। a माइनस बी, ए से ए तो उड़ गया, चलिए माइनस बी माइनस ए, अब ये माइनस इसमें गुणा होगा और इस माइनस का इसमें गुणा होगा, तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए, ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 2b, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, ये माइनस माइनस तो उड़ गया, बस इसी को सॉल्व करना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। अब ये सॉल्व तो बस कराने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, क्योंकि ये छूट गया था। कहने का मतलब ये है कि पीसीएस में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, बस इसीलिए मैं इसको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, और यहाँ माइनस बी माइनस, अब यहाँ पे काटा पीटी मचाएंगे तो ए माइनस ए, देखिए ए 2a हो गया, तो ये यहाँ पे इसको मैं 2a माइनस बी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जब यहाँ माइनस खुल जाएगा तो यहाँ माइनस 2a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये जो ये वाला है ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस प्लस बी। तो अब ये इसी को सॉल्व करना है बस, और प्लस 2b, ठीक है। तो अब ये काटा पीटी जब मचाएंगे, तो जब काटा पीटी मचाएंगे तो लास्ट में ये ए, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस इससे इसके साथ ये, फिर ये फाइनली कट के ये पूरा ए खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 4b, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक्स है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा कुल मिला के मेरा जो मेन मोटो था वो ये बताना था कि आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि बार क्या है, क्या कैसे है ना। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि ये बार का मतलब क्या है तो आप घबरा जाएंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ना, 4b इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप करेंगे कैसे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जिसको हमको ध्यान देना होता है। मतलब अगर चीज़ें पता रहेंगी तो करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, मैं ये कहता हूँ, है ना। और नहीं पता होने से क्या होता है कि फिर हम भागते हैं उनसे कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, इस टाइप का, ठीक है। तो इसलिए अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, है ना, प्रीवियस ईयर या फिर ये जो होमवर्क के लिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए मैंने क्या बोला है इसमें, आरोही क्रम का, ठीक है, आरोही क्रम। तो आप में से कुछ लोग अटेम्प्ट भी किए हैं। अब देखिए आरोही क्रम में करना है तो हमने क्या फ्रैक्शन का तो सीखा था, है ना। हमने क्या सीखा था, फ्रैक्शन का तो सीख लिया था कि भाई फ्रैक्शन का आरोही क्रम ऐसा ऐसा होता है कि भाई कुछ की पावर कुछ है, कुछ की पावर कुछ है। तो ऐसा ऐसा करके हम क्या करेंगे, पहले या तो कोशिश करेंगे कि ये नंबर सेम हो जाए तो पावर जिसकी बड़ी होगी तो काम बन जाएगा, या फिर अगर नंबर सेम नहीं हो रहा है तो उसकी पावर को सेम करने की कोशिश करेंगे। हमने क्वेश्चन भी किया था जिसमें एलसीएम लेके 1/12 करके किया था, याद आ रहा है आपको, है ना। तो उसमें फिर जो नंबर अंदर वाला बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस केवल और केवल आंसर लाना है, सीधी बात, नो बकवास, है ना। हमको क्या करना है, आंसर लाना है। आंसर लाना कैसे आएगा आंसर, अब हम इसका रूट का मान निकालने थोड़ी बैठेंगे, है कि नहीं। हम रूट का मान तो निकालने बैठेंगे नहीं। अच्छा एक चीज़ समझिए आप, मैं जो कहना चाहता हूँ समझिएगा। जैसे एक चीज़ देखिए, ये क्या है, 72 और 63, इसमें कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। 45 और 36 कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। इसमें भी 9 का अंतर है, इसमें भी 9 का अंतर है, क्लियर है। अब रूट के अंदर वाली डिजिट है, मेन चक्कर ये फंस रहा है ना, मेन चक्कर ये फंस रहा है। तो अगर आपको ये बोलूँ मैं कि दो नंबर हैं, है ना, जैसे मान लीजिए चलिए एक चीज़ आपको समझ में आ गया ना, मैं कैसे अप्रोच करूँ, मैं आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। दरअसल अगर आप अप्रोच सीख जाएंगे ना तो मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मतलब मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा। अब देखिए हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई भाई, सब में 9 का अंतर है, तो अब नंबर बराबर तो हो नहीं सकता। अब ये छोटा बड़ा कैसे होगा, कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, है ना। तो देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये क्या है 36 माइनस 6, है ना, और ये क्या है 45 मतलब 6.7 उन कुछ, मतलब 7 से छोटा होगा, कहने का मतलब ये, है ना। एक चीज़ समझिएगा, ये हमको समझ में आ गया, है ना। अब एक चीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ आप जानते हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे नंबर में, जितना आगे बढ़ते जाएंगे, यानी अगर मैं √2 की बात करूँ तो वो मतलब 1.414 आएगा, है ना। और √1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। √3 क्या आएगा, 1.732। √4 क्या आएगा 2। मैं जो बताना चाह रहा हूँ भी आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। अभी मैं लिख देता हूँ, √5 क्या होगा, √6 क्या होगा, √7 क्या होगा, √8 क्या होगा, √9 क्या होगा, है ना। तो अब एक चीज़ समझिए, यहाँ तो 2 था, यहाँ 1 था,
और यहाँ क्या है 3 है, समझ रहे हैं, ये 3। अब एक चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ है ना, विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ है ना, कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आए, 2 नंबर आए। 2 और 3 के बीच में कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए, समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करूँ, मान लीजिए √16, तो √16 माने 4 है ना, तो उस तरीके से अगर 3 और 4 के बीच में देखें तो कितने नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, तो कितने नंबर आ गए, 16 9 9 4 5 7 नंबर आ गए, मतलब 7 नंबर आ गए है ना, 7 नंबर। तो 7 में से एक मतलब घटा देंगे, मतलब 6 नंबर आ गए इनके बीच में। यानी यहाँ पे हमारे 2 नंबर आ रहे थे, यहाँ 4 नंबर आ रहे थे, यहाँ 6 नंबर आ रहे हैं, फिर ऐसे 8 नंबर आएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये अपना लाइन से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रूट वाले जो नंबर हैं बीच बीच में, √5 रूट है ना, वो देखिए बढ़ते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे जैसे आप बड़ी डिजिट लेते जाएंगे है ना, बड़ी डिजिट लेते जाएंगे तो उनके समीप आने की कंडीशन बढ़ती जाएगी। कैसे समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे? क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी डिजिट होगी, अगर उन डिजिट का अंतर 9 है तो हो सकता है वो डिजिट, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है वो डिजिट उन्हीं के बीच में लाई कर जाए। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ है ना, आप में से कुछ लोग हो सकता है ग्रैप्स कर पा रहे होंगे, बट थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाए, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ 9 का स्क्वायर है ना, और 10 का स्क्वायर, ठीक। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या है 100। अब सोचिए इसके बीच में कितनी डिजिट आ गई, 18 डिजिट आ गई है ना, और हमारे डिजिट का अंतर कितना है, हमारे डिजिट का अंतर 9 का ही है ना, हमारे डिजिट का अंतर 9 का ही है। तो अब एक चीज़ समझिए आप कि जब 9 का अंतर है और एक नंबर 81 है, एक नंबर 100 है, मतलब 9 और 10 के बीच में सारे नंबर लाई करेंगे है ना। अगर इसका रूट ले लें ऐसे तो 9 और 10 के बीच में सारे नंबर लाई करेंगे तो 9.1 9.2 9.12 9 ऐसे कुछ करके आएंगे है ना, √81 √82 √83। तो अब एक चीज़ समझ रहे हैं, इस तरीके से करके केवल 9 और 10 के बीच में ही 18 नंबर हैं। तो इसका मतलब जितना बड़ा रूट रहेगा है ना, उनका अंतर, अगर ये डिजिट बड़ा है तो ये जो नंबर का अंतर होगा ना बहुत कम होगा, बहुत कम। समझ रहे हैं। और ये नंबर जितना छोटा होगा उतना ही इनका अंतर बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक। क्योंकि अंतर समझ में आ गया कि भाई हाँ इतने का अंतर सब में आ रहा है, तो अब नंबर छोटा होगा कि बड़ा होगा ये हम देख लेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा है ना, जो नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक, और जो नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। क्लियर है। हाँ, तो अब देखिए हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में, सबसे बड़ा नंबर है 72, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसका मतलब 1 क्या होगा, लास्ट में होगा। हमारे 2 ऑप्शन आ गए लास्ट में, सबसे छोटा 1 है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर क्या है 52 65 45 है, ठीक है। तो 45 है, इसका मतलब ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है, लास्ट। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और बाकी आप क्रॉस चेक करना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 था, उससे छोटा नंबर 65 यानी 4, देखिए 4 आ गया, उससे छोटा नंबर 52 आ गया, और फिर 45 देखिए लास्ट में आ गया। तो कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होता जाएगा उसका रूट लेंगे और ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिनका अंतर सेम आ रहा है, यानी इस टाइप का है ना। तो वो जो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा उसका वैल्यू आएगा। क्लियर है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिया कि अगर 81 से लेकर 100 के बीच में कोई नंबर है उसका रूट लें है ना। अब पता चला इसी के बीच में मान लीजिए √85 है ना, और √85 है, मान लीजिए √85 को √83 में घटा रहे हैं, और एक बार √87 को √85 में घटा रहे हैं है ना। तो 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन छोटा कौन सा होगा, ये वाला छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि 87 बड़ा है, ठीक है, और इसमें 85 चूंकि छोटा है तो ये बड़ा होगा इन दोनों में, ठीक है। ये बात हो गई, क्लियर है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूँगा ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए आ जाए एग्जाम में, तो अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, बट अगर ये आ जाए तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, ताकि आप अपना माथा लगाएं, दिमाग लगाएं, कुछ करें, कुल मिला के हमको आंसर लाना है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन
ये बहुत सिंपल सा है कि x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात है, जब इस तरह के क्वेश्चन हमको ना आए सॉल्व करना, तो मैं आपको बस एग्जाम के टेम्परामेंट्स बता रहा हूँ। हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको आंसर लाना है। हमको क्या करना है? आंसर लाना है, बस खत्म बात। ठीक है, सीधी सी बात है, हमें क्या लाना है? आंसर। अब इसको मैं अगर ट्रेडिशनल वे में सॉल्व कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ, लेकिन उसका ना तो मुझे फायदा होगा, ना आपको फायदा होगा, और ना ही एग्जाम में फायदा होगा। सीधी बात है, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि पता चला आप लेके सॉल्व करना बैठ गए, फिर इसकी पावर को सॉल्व करें, वो करें, है ना। तो उस अप्रोच में हम नहीं जाएंगे। बताने को बता सकता हूँ बट नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको एग्जाम के उससे करना है। हमारे पास उतना समय भी नहीं है। आपको ROR भी पढ़ना है, आपको दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी है ना। PCS का तो पढ़ना ही पढ़ना है, UPSC का भी पढ़ना है। तो बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर x, 3 की पावर x, और ये कुछ वैल्यू दी हुई है। रख के देख लेते हैं कि भाई जीरो किस में आ रहा है। अगर x बराबर 0 रख ले, एक बार चेक करते हैं, तो उससे हमारा फायदा क्या होगा? ये और ये ऑप्शन बचेंगे। अगर सही हो गया तो 0 रख के देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि किसी की पावर 0 रहेगी तो 1 आ जाएगा, है ना। तो 9 की पावर 0 1 माइनस 10 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 9। क्लियर है? 1 माइनस 10 प्लस 9 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है ना। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? आगे ये करेंगे कि एक और वैल्यू रख के देख लेते हैं। अब बचा क्या? 2 रखा, 0 तो रख लिया, अब बचा 2 रख के देख लेते हैं। जब 2 रख के देखेंगे, ठीक है, समझिएगा, जब 2 रख के देखेंगे तो देख लेते हैं रख के फटाक से। जब 2 रख के देखा तो क्या हो गया? 9 स्क्वायर माइनस 10 गुड़े 3 3 स्क्वायर प्लस 9। तो 9 9 81 माइनस 10 गुड़े 9 प्लस 9। तो ये क्या हो गया? 81 माइनस 90 प्लस 9। ये भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब सीधी बात है, हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, ये नहीं, बस ये हो गया, बस खत्म। हम किए तुरंत। अब क्यों 0 ही रख के देखे? भाई 0 रखना आसान था। ये सब चीज़ें सीखने समझने वाली बात है कि भाई 0 इसी ऑप्शन से हम क्यों शुरुआत की, इन्हीं दोनों से, है ना। इन्हीं दोनों से क्यों किए भाई? इसीलिए क्योंकि 0 रखना आसान है। 0 रखा हुआ ना है, सीधा गुणा किया, भाग किया, सॉल्व किया, फटाक से हम चेक कर लिए। अच्छा, अगर 2 रखने पे नहीं आता, मान लीजिए 2 रखने पे नहीं आता, तो सीधी बात है हम इसको चेक ही ना करते, इसको सीधे आंसर मार देते ये वाला। ठीक है, क्योंकि जब ये वाला नहीं हुआ तो 0 इसी में है, तो यही वाला होगा, खत्म बात। क्लियर? ये छोटा सा अप्रोच है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ी संख्या है? देखिए UPSC क्वेश्चन है ना 2020 का। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या बताना है। अब सबसे बड़ी संख्या बताना है तो कैसे बताएंगे? सीधी बात है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता रखा है ना। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे कि ये हो गया आपका, जब ये 2 है तो 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1, और यहाँ -6 है ही है ना। ये क्या होगा? 3 -1, और ये -4 है ही है। इसी तरीके से 4 -1, और ये -3 है ही है, -1। अच्छा, इसको इनवर्स भी बोलते हैं। जैसे 1/4 है तो 4 का इनवर्स, है ना। ये पावर -1 जिसको बोल रहे हैं, ये इनवर्स है, 4 की घात -1। तो खैर ये जानने समझने का नहीं, बस ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए टर्म। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा? यहाँ -1 है, यहाँ -6 गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या होगा? 2 की पावर 6, ये क्या होगा? 3 की पावर 4, ये क्या होगा? 4 की पावर 3, और ये क्या होगा? 6 की पावर 2। अब तो आप कर ही लोगे ना, अब तो वैल्यू निकाल लो, सीधी बात। मेरा तो मेन चक्कर यही था कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 × 64। ये क्या हो गया? 4 चौक 16 चौको 64। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। हमसे पूछा क्या? बड़ी संख्या पूछा है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा? 3 × 9 = 27 × 81, और ये क्या हो गया? 6 × 36। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई। ठीक, देखिए कितना सिंपल सा है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? और होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। तो यही सब फायदा होता है PYQ करने का, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हैं तो चीज़ें आपकी कंसोलिडेट होती हैं, आपके दिमाग में बैठती है चीज़ें। हो सकता है कुछ चीज़ें उड़ रही हो दिमाग में, तो जब आप ये देखेंगे ये, तो आपको समझ में, हाँ यार ऐसा होता है, अच्छा हाँ ठीक, नहीं भी होता है चलो अच्छा याद कर लेते हैं, हाँ ऐसा होता है, समझ लेते हैं ऐसा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे आज के, जो है LCM और HCF। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में ला सा पा, मा सा पा, यानी लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अब ये क्या चीज़ है? ये दोस्तों ऐसी चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा
आम बोलचाल की भाषा में बताऊं तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है ना, लघुत्तम समापवर्तक होता है कि ऐसी दो चीज़ें, मान लीजिए दो चीज़ें हैं तो उनका कुछ ऐसा चीज़ जो मिलके कुछ बन जाए, है ना, न्यूनतम। जैसे 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 मान लीजिए अगर बात करें 4 है एक नंबर और एक है 6 नंबर, तो इनको मिला के न्यूनतम कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों का समावेश रखता हो, जो दोनों का समावेश रखता हो, है ना। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है, तो 4 है और 6 है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो जो छोटा सा छोटा नंबर आएगा वो 12 आएगा, है ना, वो 12 आएगा। यानी वो 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा, मतलब 12 से छोटा नंबर ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है जो दोनों का समावेश रखता हो। तो 6 गुणे 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, इससे छोटा नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक वो होता है दोस्तों जो दो नंबरों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो। जैसे आप दो लोगों में गुण मिलाते हैं ना, दो लोगों में गुण मिलाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिल जाए, है ना, ये होती बात है। तो जब यहाँ पे मिलाने की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या खोजते हैं, ज़्यादा, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना इनमें से ले सकते हैं। तो वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे अगर कोई नंबर 20 है और कोई नंबर मान लीजिए 16 है या 16 ले लीजिए, 16, ठीक। तो अब 16 और 20 में हाईएस्ट कॉमन क्या है? कॉमन जो दोनों में है, ये तो था कि दोनों से मिलके बनने वाला जो सबसे छोटा नंबर जो दोनों को रखता हो, और ये क्या है, इन दोनों में जो हो कॉमन। तो जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो वो आएगा 4, ठीक है। 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, ठीक। इससे 4 से छोटा कुछ नहीं है, ठीक है, 4 से छोटा कुछ नहीं है। अब इसको समझते हैं कि निकालेंगे कैसे, है ना। और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो अपने आप और समझ में आएगा कि जहाँ हाईएस्ट की बात की है, लोएस्ट की बात की है, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कहाँ पे हमको लासा निकालना है, कहाँ पे मासा निकालना है ना, ये चीज़ें समझेंगे। तो जैसे अगर एक नंबर दिया, मान लीजिए, मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसका लासा कैसे निकालेंगे और मासा कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको अपने उससे बता रहा हूँ। मान लीजिए 12 है, नहीं 1 सेकेंड, ठीक है, 12 है, 36 है, ठीक है, और ले लेते हैं, और ले लेते हैं 60, ठीक है दोस्तों, 60। अब इसका हमको क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो जब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो इसका हम एलसीएम पहले निकालते हैं। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि इवन नंबर आ रहा है। 6, 18 और ये कितना हो गया? 30, ठीक। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3, ठीक है, और 2 9 18 और 15, ठीक। फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 3 5, 3 से किया 1 1 5, 5 तो जाएगा नहीं, फिर 5 से किया, लास्ट में बचा तो 1 1 1, ठीक है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने की बात ये है कि इनका लासा कितना हो गया, यही है जो मल्टीपल है, ये जो मल्टीपल है यही इनका लासा है। जब इनको आपस में गुणा कर देंगे जो हमारा आया तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36 पंचे 180, ये है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या है? एलसीएम। इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम है वो हमारा 180 आया। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए एलसीएम हमको समझ में आ गया, यानी अगर मैं आपको दूसरी भाषा में बताऊं, है ना, जंप करने से पहले, 180 क्या है? 180 सबसे छोटी वो डिजिट है जो 12 से भी डिवाइड होगी, 36 से भी डिवाइड होगी और 60 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है? इसका मैं नंबर सिस्टम जब आपको पढ़ा रहा था तो उसमें भी देखिए इसका यूज़ आया था, है ना। अब ये क्वेश्चन मैं लूँगा तो अपने आप वो चीज़ें आएंगी, है ना। देखिए मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे उसका यूज़ आएगा। मैंने ऑलरेडी शायद इंक्लूड कर रखा है। ये देखिए यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, तो ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि 180, जो 180 आ रहा है ये नंबर, ये कौन सा नंबर है? ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी जाएगा, 36 से भी जाएगा और 60 से भी जाएगा, ठीक है। इससे छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है 180 से। अच्छा, इसके बाद अगला कौन सा नंबर होगा जो तीनों से जाएगा? अब वो 180 का गुणन होगा,
है ना। यानी 360 हो सकता है, 540 हो सकता है, मतलब जो भी नंबर होगा वो 80 के फैक्टर में होगा। अब ठीक है, अब जो भी नंबर 12, 36 और 60 से डिवाइड होगा वो सबसे छोटा तो 180 हो ही गया, है ना। और बाकी के नंबर कौन से होंगे, इसी के गुणन में होंगे। 360, 5, 18 का पहाड़ा पड़ जाइए, कहने का मतलब 180 का, है ना, सीधी बात है, 180 का पहाड़ा पड़ जाइए ऐसा। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम की बात, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब जब क्वेश्चन आएगा ना तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे उसको अप्लाई करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इतनी चीज़ें बता दी ना, अब मैं क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ा लूंगा, बता दूंगा कि हाँ भाई कैसे 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 हमको करना है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब बात करते हैं एचसीएफ की, है ना। अब एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों निकालने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने कौन कौन सा नंबर लिया था, 12, 36 और 60 लिया था। तो अब देखिए 12 का फैक्टर करिए, क्या होगा, 2, 2, 6, 2, 3, 3, ये 2 दूनी 4, 3, 12, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, ये हो गया। 36 का करिए, 36 का करिए तो क्या होगा, 36 का करेंगे तो 2, 18, 3, 9, 3, 3, 3 हो गया। यानी ये क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक, नहीं कुछ गलत हुआ है क्या दोस्तों, अच्छा हाँ गलत हुआ है, यहाँ पे 2 होगा ना, 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना, 3 त्रिक 9 चौक 36, हाँ ठीक, ये हो गया। अच्छा अब आगे 60 का करके देखते हैं, 60 का करके देखते हैं तो क्या होगा, 2, उसके बाद 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, है ना। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे देखिए, जो हम बताना चाह रहे हैं वो है 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मासा की, मासा पा, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने इसको कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणनखंड। ये जो हमने निकाला है ये एक, ये किसका गुणनखंड है, ये 12 का गुणनखंड है। ये किसका गुणनखंड है, 36 का गुणनखंड है। ये किसका गुणनखंड है, 60 का। क्लियर है। तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में हो, बड़ा से बड़ा नंबर, छोटा से छोटा तो हो ही सकता है लेकिन बड़ा से बड़ा कितना नंबर कॉमन ले सकते, उससे बड़ा कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उससे बड़ा कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए 2 सब में है, 2 सब में है तो इसका मतलब 2 नंबर हो सकता है। और नंबर हो सकता है क्या, ये वाला 2 भी देखिए कॉमन है, कॉमन है तीनों में, हाँ, तो इसका मतलब 2 तो 2 हो गए, यानी 4 हो गया सबसे बड़ा अभी तक का। आगे चेक कर लेते हैं, 3 है क्या, 3, 3, 3, हाँ 3 भी है। अब कोई नंबर बच रहा है क्या, अब कोई नंबर नहीं बच रहा है। हम कहते हैं अगर मान लीजिए सपोज ये हमारा ऐसा फैक्टर आ गया, हम कहते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर होता, मान लीजिए 84 होता सपोज, है ना, तो 84, अगर ये 84 7 होता तो अभी देखिए अब कुछ कॉमन नहीं बच रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो मतलब कुछ कॉमन नहीं बचा, है ना। जब कुछ कॉमन नहीं बचा तो हाईएस्ट कॉमन कितना आया, हाईएस्ट कॉमन कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तीनों में था, तो हमने 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिया, 2 दूनी 4 3 12, मतलब ये जो 12 है हमारा, ये क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस पूरे तीनों नंबर का। ठीक, ये क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो इसका यूज़ भी पड़ेगा, है ना, इसका यूज़ भी पड़ेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे ऐसे निकालना है, ऐसे लगाना है ना। तो अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस, इसका यूज़ क्या है, कैसे देखना है क्वेश्चन में, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और उनके मासा का गुणन का बराबर होता है। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। ठीक है, इसको समझाने का कोई बहुत मतलब नहीं, बट आप इसको याद कर लीजिए कि अगर आपने किसी नंबर का एलसीएम लिया, है ना, और उसी नंबर का एचसीएफ भी ले लिया, लासा भी ले लिया, मासा भी ले लिया, तो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नंबर मिलेगा, और उन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो जो नंबर मिलेगा वो आपका हो जाएगा सेम, वो आपका हो जाएगा सेम। क्लियर है। तो जब यहाँ तक हमने बात कर ली, तो अब ये देखिए, मान लीजिए 2 नंबर हैं, है ना, तो अगर मान लीजिए एक नंबर है 50 और एक नंबर है 10 या फिर 20 ले लीजिए, 20, ठीक है, एक नंबर 20 ले लीजिए, तो अब 50 और 20 में क्या कॉमन है, हाईएस्ट,
अगर बिना उसके बात करें अंदाज के, तो इसका कॉमन आ रहा है हमारा कितना, 10 आ रहा है ना। 10 से ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 10 दूनी 20 और 10 पचे 50, मतलब इसका HCF जो है 10 है ना। इसका HCF क्या है, 10 है। LCM क्या है 50 और 20 का, 50 का पहाड़ा पड़ी और 20 का पहाड़ा पड़ी, कब जाके कॉमन आएगा, 100 पे आएगा। इससे छोटा नंबर कोई पॉसिबल है क्या, नहीं। तो LCM क्या हो गया, 100। तो यानी LCM गुणे HCF 100 गुणे 10 बराबर, पहला नंबर क्या था 50 और दूसरा नंबर क्या था 20। देखिए आ रहा है क्या, 100 गुणे 10 क्या होता है, 1000 होता है, और 50 गुणे 20, 50 और 20, 5 दूनी 10, ये भी देखिए 1000 हो रहा है ना। तो इसका मतलब LCM इंटू HCF जो है N1 इंटू N2 होता है। तो 50-20 मैंने बस एक समझाने के लिए लिया था, कोई भी नंबर होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा ही होगा, है ना। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे आगे भिन्न का LCM और HCF। अब भिन्न का क्या होगा भाई, हमने बाकी नंबर का तो ले लिया, 2, 5, 6 का LCM बताओ तो फटाक से बताया, 18, 20, 26 का बताओ बता दिया, 2 ना कुछ भी बताना हो, है ना। तो इस तरीके के नंबर हम कर लेते हैं। अब भिन्न का करना हो बोल के हमसे बताइए कि 2/3 और 4/7 का LCM बताओ, अब कैसे करेंगे। HCF बताओ, अब कैसे करेंगे, है ना। तो इसको करने का तरीका ये है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग उसको समझ लीजिएगा, है ना। 1 सेकेंड बस। और जो लोग नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो वो अपने नोट्स में इसको उतार लेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न है A/B और C/D, या फिर जो भी जितनी भी भिन्न है ऐसे, ठीक। तो अगर LCM पूछे और HCF, यही दो चीज़ पूछ सकता है हमसे। अगर LCM पूछे और HCF पूछे, तो हमें अगर LCM पूछे, है ना, तो हमें क्या करना है, LCM निकालना है किसका, अंश का, ठीक है, ऊपर वाले का, यानी इसका, इन सब का LCM निकाल लेना है। अगर यहाँ पे पूरा LCM पूछा है भिन्न का तो, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है HCF से, किसके, हर से, ठीक है। यानी इनका HCF निकाल लेना है। कब, जब हमसे उस भिन्न का LCM पूछा हो। LCM पूछा हो तो LCM अंश का रहेगा, ठीक है, और जो HCF रहेगा वो हर का रहेगा। अब अगर हमसे पूछ ले कि बताइए HCF क्या है इस भिन्न का, है ना, तो HCF निकाल देंगे, किसका निकाल देंगे, अंश का, और बचे हुए जो हर का है उसको क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी अब हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, किसका निकालेंगे, अंश का, और बचे हुए डिजिट यानी हर का क्या करेंगे, LCM निकाल देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमसे क्या पूछा है, ये 3 भिन्न दी हुई है, LCM पूछा है। LCM पूछा तो यानी LCM निकालेंगे अंश का और डिवाइड कर देंगे HCF ऑफ हर। अगर हर के HCF से डिवाइड कर देंगे तो ये ओवरऑल क्या निकल जाएगा, ये ओवरऑल LCM निकल के आएगा, किसका, उस भिन्न का, ठीक है, उस भिन्न का LCM निकल आएगा जब हम LCM ऑफ अंश और LCM ऑफ हर, इन दोनों से इसको एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अगर यहीं पे हमसे सपोज, अगर यहीं पे हमसे ये लासा ना पूछ के मासा पूछा होता, तो मासा पूछा होता तो क्या करते, अंश का मासा निकाल देते और हर का क्या निकाल देते, लासा, ठीक। बट हमसे पूछा क्या है, लासा, तो हम क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो जब हमसे लासा पूछा है तो इसका क्या करना है, लासा निकालना है LCM, और इसका क्या निकालना है, HCF, ठीक। पहले तो ये हमको समझ में आ जाना चाहिए कि लासा पूछा तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा, ठीक। जब ये हमको करना है तो 4, 8 और 16 का लासा क्या हो जाएगा, सीधी बात दिख ही रहा है, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 खुद ही दिख रहा है, इसका मतलब इसका लासा क्या है, 16। बाकी आप उसको फैक्टर करके 2 2 करके भी निकालेंगे, ठीक है। बट ये बहुत सिंपल था इसलिए मैं बता रहा हूँ 16, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं, समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं इसको बस आपको कॉन्सेप्ट बताना कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसका LCM क्या हो गया, 16। अच्छा, इसका HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन हो, तो दिख ही रहा है हमें कि 13 कॉमन है, 13 3 39 और 13 4 52, यानी 13 ही है जो सबसे कॉमन है, पूरी पूरी डिजिट, है ना। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जब मासा 13 हो गया, है ना,
तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे डिजिट का एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ अंश और एचसीएफ ऑफ हर। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया इसका 16 और हर का एचसीएफ क्या हो गया 13। तो 16/13 आंसर में आ रहा है क्या, ये देखिए 16/13। क्लियर, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। शायद ये अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, बट संभावना बनती है कि आपसे सिंपल नंबर का तो एलसीएम से पूछ सकता है, बट कभी भी भिन्न का नहीं पूछा है तो भिन्न का भी पूछने की संभावना बनती है। तो अगर कभी पूछे तो बहुत सिंपल सा, घबराना नहीं है ना। लोगों को पता नहीं होता इसलिए करके घबरा जाते हैं, बट घबराना नहीं है। अगर भिन्न का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ पूछे यानी मासा तो ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा। क्लियर, कोई डाउट, ठीक। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 का यूपीएससी का। क्या बोल रहा है कि आपके पास दो डंडी है ना, आपके पास दो सीधी छड़ी है। एक क्या है, एक है 7.5 फुट की और एक है 3.25 फुट की, 3.25। तो बोल रहा है कि आप इनमें से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं। अरे भाई सीधी बात है, 7.5 फुट की एक है ना, और एक है 3.25 फुट की। तो 3.25 फुट की इसमें कितने में समाहित हो जाएगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6.5 हो गया। मतलब समझ रहे हैं, यानी 7.5 वाली डंडी में 3.5 वाली डंडी 2 ठो अगर मल्टीप्लाई कर दे 6.5 डंडी मतलब 6.5 फुट का हो गया। फिर भी कितना बचा, 1 फुट बचा। तो यानी हम मिनिमम कितने में मेज़र कर सकते हैं, 1 फीट। क्लियर है, इन दो डंडियों को आपस में यूज़ करके मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हैं, 1 फीट। यहाँ तक कोई डाउट, बस अब क्वेश्चन समझने की बात थी कि कम से कम कितना मेज़र कर सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, 7.5 फुट की डंडी, उसको तोड़ ताड़ के तो कुछ कर नहीं सकते। तो 7.5 फुट की डंडी, 7.5 फुट की डंडी है एक। अब इसी में 2 डंडी 3.25 फुट की कर दिए, फिर भी हमारा जो है यहाँ पे ऊपर बच गया 1 फीट। तो वही 1 फीट हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। हमें पता चल जाएगा कि भाई 1 फीट है। क्लियर है, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि भाई कहाँ पे नाप आ रहा है, कहाँ पे, बस इतना हमको बता दिया कि एक डंडी इतने फिट की है, एक दूसरी डंडी इतने फिट की है। तो मिनिमम हम 1 फीट नाप सकते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी 2020 का ही है। मैंने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने का मोटो है दोस्तों कि अगर पीवाईक्यू आप लगा लिए ना शिद्दत से, अगर आप पीवाईक्यू लगा लिए ना शिद्दत से, तो आपका मतलब आधा कॉन्सेप्ट तो वैसे ही, आधा क्या लगभग पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। और आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार मैं वही क्वेश्चन लगा रही हूँ जो पूछा जाता है ना। अगर मुझे प्रॉब्लम भी आ रही है लगाने में तो उन्हीं क्वेश्चन में आ रही है जो पूछा जाता है। मैं अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, नहीं हो रही हूँ। क्लियर है, बने ना बने, क्या हो क्या नहीं, वो हमारी ज़रूरत है। अगर नहीं बन रहा है ना, तो हमको उसको करने की ज़रूरत है, उस पर हमको काम करना है। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि हम अपने लाइन से भटके नहीं हैं, है ना। हम उसी पे जा रहे हैं जहाँ पे हमको काम करना है। यानी जो यूपीएससी हमसे पूछती है, जो संघ लोक सेवा आयोग हमसे पूछता है, जो राज्य की जो तमाम आयोग हैं, है ना, लोक सेवा आयोग, वो हमसे पूछते हैं। तो अब क्या क्वेश्चन है अगला कि अधिकतम लंबाई एक्स की क्या होगी जिससे ये और ये एक्स के पूर्ण गुणज हों। सीधी बात, देखिए यूपीएससी ने पूछ लिया। हमने आपको भिन्न का लासा मासा बताया था ना, भिन्न का लासा मासा बताया था ना। देखिए यूज़ आ गया, देख रहे हैं कैसे यूज़ आया। अब एक चीज़ समझिएगा कैसे यूज़ आया, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं बता रहा हूँ कि अगर यूपीएससी के लिहाज से देखें ना तो एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब देखिए हमसे क्या क्वेश्चन अगर समझे, अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे कि ये और ये एक्स के पूर्ण गुणज हो, यानी इस लंबाई के पूर्ण गुणज हो। यानी मैक्सिमम वो लंबाई बताइए जो दोनों में कॉमन हो, है ना, जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों को डिवाइड करती हो। यानी हमसे पूछा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अधिकतम लंबाई क्या होगी जो दोनों को पूर्ण गुणज में हो, दोनों के। तो यानी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो इसमें भी पाया जाता हो, इसमें भी पाया जाता हो, इसीलिए अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालना है हमको, इतना समझ में आ गया। तो एक नंबर क्या है, एक नंबर है 3 सही 1/2, दूसरा नंबर क्या है 8 सही 3/4। ठीक है, 2 नंबर हैं। अब 2 नंबर हैं तो अब इनका पहले हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 7/2 हो गया। और ये क्या है 8 3 24 8 32 33 34 35/4 हो गया। अब हमको करना क्या है, एचसीएफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो एचसीएफ निकालना है तो इसका और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा, है ना। 7 और 35 का एचसीएफ क्या हो गया, 7 ही हो गया। 7 × 5 = 35 सीधे सीधे दिख रहा है, तो 7 हो गया। एलसीएम निकालना है नीचे वाले का, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, यानी किसका, इसका,
इसका क्या निकालना है, LCM। तो जब LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4 का 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो HCF आया ओवरऑल क्या आया, 7/4। 7/4 एलसीएम एचसीएफ में निकालना नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, 2 और 4 का एलसीएम तो सीधी बात है ना, 2 और 4 करके निकाल लेंगे तो 4 आ गया, इसका एचसीएफ भी 7 आ गया है ना, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा एचसीएफ ओवरऑल क्या आ गया, 7/4। अब 7/4 ऑप्शन है नहीं तो मैच करके देख लेंगे। तो 7/4 क्या है, 7/4 ये है, ठीक है, 7/4 ये है। कैसे, 4 × 4 + 3 यानी 7/4। क्लियर, 7/4। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब अगर आपको भिन्न का एलसीएम एचसीएफ नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, और इतने आते हुए क्वेश्चन आप मतलब घबरा के या डर के मारे करके ही नहीं आएंगे। अब सोचिए कितना फ्री का नंबर है कि नहीं फ्री का नंबर, मतलब अगर आपको समझ में आ गई चीज़ें तो ये है कि नहीं फ्री का नंबर। देखिए इसमें समय भी नहीं लगेगा। लोग बोलते हैं ना कि समय कम पड़ जाता है या फिर नहीं बनता है या फिर, तो वो चीज़ें तभी होती है जब हमें नहीं पता होती हैं चीज़ें, है ना। अब हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कितना माथा लगा लें, समय तो खराब होगा ही होगा, साथ के साथ क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आई होप आपको काफ़ी सही लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आती हैं तो सही लगता है। और नहीं तो इसको एक बार फिर से देखिएगा इस लेक्चर को, तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, एक चीज़ आप ध्यान दिए, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ये भी क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, ये भी क्या है, 2020 का क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2020 का ही क्वेश्चन है। मतलब आप देख रहे हैं कि एलसीएम में ही जो है लगातार क्वेश्चन 2-3 आ गए, है ना, देख रहे हैं। तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंस है दोस्तों इसका अच्छा खासा। अब आपका अगर 2-3 क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से आ जा रहा है यानी एलसीएम एचसीएफ से, तो सोचिए फिर मतलब आपका कितना नंबर आ गया, 6 नंबर, मतलब 5.5 नंबर के आसपास तो आ ही गया। अब मायने रखता है जब जहाँ आपको 33 नंबर लाना हो वहाँ पे अगर 5-6 नंबर आपका केवल एक टॉपिक से आ जाए, तो ऐसे 4-5 टॉपिक कवर कर ले तो बस हो गया, आपको तो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जिन टॉपिक पे आपको ध्यान देना तो उस पर ध्यान दीजिए, है ना। खासकर यूपीएससी वाले जरूर ध्यान दें इस पर, है ना। और पीसीएस का भी है ही है, मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी कि पूछता ही है कहीं ना कहीं घुस के, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 बचे। तो जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था दोस्तों, तो आपको याद होगा, है ना, जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि कुछ डिजिट थी, तो मैंने उसमें ये बोला था कि 950 से लेके 1050 के बीच में कितनी ऐसी डिजिट आएंगी कि उनको फलाना 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 डिजिट से डिवाइड करने में, हर एक डिजिट से डिवाइड करने में 6 शेष आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर कुछ 2 डिजिट आया था, है ना, याद आ रहा है आपको, है ना। सेम क्वेश्चन, सेम ये वही क्वेश्चन इसमें भी, कि यहाँ पे क्या बोला है कि वो डिजिट, पहली चीज़ तो क्या, 3, 4 और 5 और 6 इनसे डिवाइड होनी चाहिए, सबसे डिवाइड होनी चाहिए, और सबसे डिवाइड होने पे सबसे 2 बचना चाहिए। यानी हम अगर एक चीज़ निकाल लें कि सबसे छोटी डिजिट जो 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड होगी, वो सबसे छोटी डिजिट अगर निकाल लें, है ना, अगर वो सबसे छोटी डिजिट निकाल लें तो पहले एक बार निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 1, 5, 3, 3 और 5, तो 5 ये 15 चौको 60, मतलब वो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 60। ठीक है दोस्तों, वो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 60। क्लियर, यानी 60 वो सबसे छोटा अंक है, 60 वो सबसे छोटा अंक है जो किससे डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा और 6 से भी होगा। बट हमसे वो तो पूछा नहीं है, हमसे बोल रहा है कि उसमें बचना चाहिए शेषफल 2, यानी वो नंबर क्या होगा, 62। ठीक, अगला नंबर क्या होगा, 134 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो नंबर भाई शेषफल क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी वो नंबर 60 का मल्टीप्लिकेशन में होगा और उसमें 2 जोड़ देंगे तभी तो 2 शेषफल आएगा, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई वाले क्या होंगे, सारे तो डिवाइड हो जाएंगे 2, 4, 3, 4, 5, 6 से, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर, मैं आपको साथ के साथ ये बताता चल रहा हूँ कि लोग गलतियाँ क्या करते हैं, है ना। गलतियाँ यहीं पे होती हैं कि आपने ये तो पता कर ली कि सबसे छोटा नंबर वो है 60, कि जो 3 से डिवाइड होगा, 4 से, तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें भाई अगला नंबर मिल जाएगा 62, है ना। उसी तरीके से करना है हमें कि 60 का मल्टीप्लिकेशन में लेके चलना है, ताकि जितने भी नंबर आते जाए सब डिवाइड होते जाएं उन चारों से, 3, 4, 5, 6 से, है ना, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होते जाएंगे
तो वो सारे नंबर 60 के मल्टीप्लिकेशन में होंगे। क्लियर है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया देखिए, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ चीज़ें कहाँ गई। वो जो 180 वाला था मिटा दिया मैंने, जो मैंने आपको बताया था ना कि 180 अच्छा हाँ ये देखिए ये लिखा हुआ, तो 180 जो था कि 180 के मल्टीपल में होगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं, है ना। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं कि 60 हमारा आया क्या, 60 हमारा आ गया एलसीएम। तो 60 एलसीएम आ गया तो 60 के मल्टीप्लाई में नंबर लिखेंगे हम, से 60 इंटू एन करके, है ना। तो जो भी नंबर आएगा उसमें अगर हम दो जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा, हमें वो नंबर मिल जाएगा जो सबसे डिवाइड भी है और 2 से शेष भी बच जाएगा उसमें, है ना, 2 जोड़ने पे। तो हमको लाना क्या है वो नंबर, सबसे छोटा 4 अंकों का। तो 60 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो अब यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो पहले इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। हमें लाना कहाँ तक है, सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक 4 डिजिट का कौन सा है, 1000 है। तो 1000 है तो इसको 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो 60 एकम 60 पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना, 60 एकम 60। तो जब इसके बाद क्या होगा, एक बार गया 40, है ना, 400। तो ये फिर क्या हुआ, 6 छः 36, 16 36 36 माने 360, 40 बचा फिर से। तो 40, यानी क्या मैं सही चल रहा हूँ क्यों दोस्तों, 6 36 40। तो हाँ ठीक है, सही चल रहे हैं। यानी हमारा वो नंबर क्या हो गया, 16 गुणे 60 प्लस 40, ये हो गया 1000 को ये लिख सकते हैं हम, 16 गुणे 60 प्लस 40। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ 20 और जोड़ देता तो ये भी 60 हो जाता, है ना, ये भी 60 हो जाता। तो इसका मतलब सबसे छोटा डिजिट जो हमारा 60 से डिवाइड होगा 4 अंकों का, वो क्या हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो पूरा 1000 था, उसमें 20 जोड़ देंगे तो 1020 हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो 60 से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, है ना। अब इसी में अगर हम 2 जोड़ दें, इसी में हम क्या करें, 2 जोड़ दें, तो बस यही वो नंबर है जो 60 से डिवाइड तो होगा और लास्ट में 2 रिमाइंडर भी आ जाएगा। और 60 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 60 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि वो 3 4 5 6 से भी डिवाइड होगा और लास्ट में 2 शेषफल आना है, तो इसलिए 2 जोड़ दिया, यानी 1022। क्लियर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया है। अदरवाइज अगर एग्जाम में होता मैं तो सीधे क्या करता। अब आप खुद बताइए कि अगर आप एग्जाम में होता तो आप सीधे क्या करते। आप बस क्या करते, आप ये देखते कि ये जो आपने नंबर लिखा है, देखा फटाक से, इनका क्या किया, एलसीएम निकाला, 60 आया। 60 को ये देखा कि भाई 4 सबसे छोटी डिजिट के अंक कौन सा है, 60। तो आपको मिला 1020 ऐसा सबसे छोटा डिजिट है 60 से जो डिवाइड होगा। इससे छोटा नंबर 3 डिजिट में आ जाएगा और इससे बड़ा डिजिट तो होगा ही होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। हमें जो है सबसे छोटा डिजिट चाहिए था 4 अंकों का, तो वो हमको मिल गया 1020। अब इसी में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा आंसर 1022 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं दोस्तों स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों स्टार मार्क किया, अभी आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि गलतियाँ कहाँ होती हैं। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कि पढ़ लेते हैं एक बार। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिन और 3 दिन के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती हैं। ठीक है, मतलब सीता और गीता 2 लोग हैं, वो तैरने जाती हैं। तो सीता हर 2 दिन के अंतर पे जाती है और गीता हर 3 दिन के अंतर पे जाती है। तो बोल क्या रहा है, यदि 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैरने गई थी तो अगली बार कब जाएंगी तैरने। हाँ, अगली बार कब जाएंगी तैरने, मतलब ये बोल दिया कि भाई 1 जनवरी को सीता गीता साथ साथ जा रही हैं दोनों, हैं दोनों सहेलियां हैं भाई, साथ साथ जा रही तैरने। अब बोल रहा है कि सीता जो है हर 2 दिन के अंतर पे जाती है, गीता जो है हर 3 दिन के अंतर पे जाती है, दोनों 1 जनवरी को साथ साथ तो चले गए। अब बोल रहे कि वो 2 दिन के अंतर पे और 3 दिन के अंतर पे जा रही है, अंतराल पे, तो अगली बार कब मिलेंगे। तो हम गलती क्या करते हैं, अब आप समझिएगा कि हम गलती क्या करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग, जो लोग यूपीएससी का अटेम्प्ट दिए होंगे 2019 का, उन्होंने जहाँ तक
मैक्सिमम संभावना है कि गलत कर दिए होंगे अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो, है ना। तो हम क्या करते हैं कि भाई 2 दिन के अंतर पे जा रही है, 3 दिन के अंतर पे जा रही है, तो इसका मतलब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6 दिन के अंतर पे जाएगी, है ना। 6 दिन के अंतर पे फिर से मिल जाएंगी, यानी अगर 1 जनवरी को एक बार इन्होंने मिला है तो 6 दिन बाद यानी 7 जनवरी को ये लोग फिर से मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 जनवरी मार के आ जाएंगे बड़े कॉन्फिडेंस से, है ना। और सही भी लगना चाहिए एकदम, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप डाउट कर ही नहीं सकते कि यार ये तो गलत होगा ही नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए गलती कहाँ पे हुई। 7 आंसर नहीं है दोस्तों, आंसर आप खुद बताएंगे, लेकिन गलती कहाँ हुई मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, गलती कहाँ हुई ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए अब आप बेसिक से लेके चलिए, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 1 जनवरी को ये लोग साथ में गए, है ना, 1 जनवरी को गए। तो अगर सीता की बात करूँ, पहले सीता की बात करते हैं, है ना, सीता की बात। तो जब सीता की बात करता हूँ तो वो कितने कितने दिन के अंतर पे जाती है, यानी 2-2 दिन के अंतर पे जाती है। यानी अगर 1 तारीख को गई वो, तो 2 दिन का अंतर की, फिर कितने को जाएगी, 4 तारीख को जाएगी, है ना भाई। 2 दिन का अंतराल है ना, देखिए प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पे। तो अब अगर 3 को ही चली जाती तो 1 ही दिन का तो अंतर आता, बट 2 दिन का अंतर है, यानी 4 गई, फिर कब गई, 4, 5, 6, 7 को गई, फिर कब गई, 7, 8, 9, 10 को गई, फिर 11, 12, 13 को गई, फिर ऐसे 13, 14, 15, 16 को गई। क्लियर, ऐसे जा रही है। अब बात करें गीता की, है ना। तो गीता कब जा रही है, 3-3 दिन के अंतर पे जा रही है। तो 1 तारीख को तो दोनों लोग गए थे, 1 तारीख को तो दोनों लोग गए थे, ये देखिए 1 तारीख को तो दोनों लोग गए थे। अब गीता कब जाएगी अगली बार, गीता 3-3 दिन के अंतर पे जा रही है, यानी 1, 2 और 3 दिन का अंतर कर लिया, यानी वो 1 तारीख के बाद अब जा रही है 5 तारीख को, फिर कब जाएगी, 5, 4, 9 तारीख को, फिर कब जाएगी, 9, 4, 13 तारीख को, फिर कब जाएगी, 13, 4, 17 तारीख को। ठीक, ऐसे से। अब देखिए एक चीज़, हमें मिनिमम कौन सी डिजिट मिली, 13 मिली। 13 ऐसी तारीख है जब वो जो है सेम मिले, तो हमारा आंसर तो आ गया 13। ठीक, लेकिन क्या ये अप्रोच सही है, चलिए 13 तो हमको मिल गया, अच्छी बात है भाई, छोटा डिजिट था, हमने करके देख लिया, जल्दी से मिल भी गया। तो 13 तो आंसर एकदम 100% सही है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल अप्रोच से चल रहे हैं, हमने कोई गुड़ा गणित नहीं की, एकदम देसी जुगाड़ जिसको बोलते हैं ना, गाँव वाला तरीका, कि भाई क्या किए, कुछ नहीं, जो है वो मान लिए, कि जो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था वही करके हम देख लिए, और हमारा आंसर आ गया 13। ठीक, इसको बोलते हैं जुगाड़। अब मैथ में कैसे करेंगे, अगर हमारी 2 और 3 दिन ना होता, तो हमको ये ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे जो है इनके बीच का अंतर क्या है, 3, इनके बीच का अंतर क्या है, 3। 2-2 दिन के अंतराल पे जा रहे हैं तो 3-3 का अंतर वो आ रहा है ना, गैप दिख रहा है। इसी तरीके से इनके बीच का अंतर क्या है, 4, इनके बीच का अंतर क्या है, 4, इनके बीच का 4, यानी जब 3-3 दिन का अंतराल कर रहे हैं तो हर चौथे दिन जा रहे हैं। क्लियर है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर तीसरे दिन और हर चौथे दिन ये लोग जा रहे हैं, और पहली बार मिले थे 1 पे, तो इसका मतलब ये कि अगली बार कब मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे जब इनका वो जो है 3 और 4 का लासा हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। क्लियर, तो 12 यानी 12 दिन बाद मिलेंगे। अब तो अगर 1 तारीख को ये लोग मिले थे और ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो 12 और 1 13, यानी 13 जनवरी को ये लोग दोबारा मिलेंगे। क्लियर है, देखिए आ गया, क्लियर है। और हम गलती कहाँ कर रहे थे, हम 2 और 3 को ही मान के 2, 3, 6 और 1 7 कर दे रहे थे, यही गलती हो रही थी। क्लियर है ना। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, उसके बाद मैं होमवर्क के लिए दिया हूँ कि नहीं यार, हाँ ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क। ठीक है, इसको आपको करके डालना है, और ये है आपका दूसरा होमवर्क। ठीक है, क्लियर है दोस्त। तो आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बच गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 व्यक्ति, ठीक है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, एक लक्ष्य क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड में के अंतराल पे गोलियां दागते हैं। ठीक है, तो इतने इतने सेकंड के उस पर जो है गोली दाग रहे हैं, कितने कितने सेकंड के, 6, 7, 8, 9 और 12, इतने इतने सेकंड के उस पर जो है पहला आदमी जो है 5-6 सेकंड पे दागा, फिर उसके बाद 7 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 9 सेकंड, फिर 12 सेकंड अंतराल पे गोली दाग रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1 घंटे में वे लक्ष्य पे एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। मैं कहता हूँ कि अभी किसी ने दाग दिया, है ना, इन 5 ने अभी के अभी दाग दिया। ठीक है, उसके बाद जो लोग दाग रहे हैं सब
सबका अंतर अंतर क्या रहा है, कोई 6 सेकंड पे दाग रहा है, कोई 7 सेकंड पे दाग रहा है, कोई 8 सेकंड पे दाग रहा है, कोई 9 सेकंड पे दाग रहा है, कोई 12 सेकंड पे दाग रहा है, ऐसे। ठीक, तो अगर अभी किसी ने दाग दिया साथ में, तो अगली बार अब कब साथ में दागेंगे, ठीक है, पहले तो ये पता कर लीजिए। अगर ये पता चल जाए कि अभी जब साथ में दागा है ना इन पाँचों ने, और अगली बार साथ में दागा, तो उसके बाद अगली कब दागेंगे, फिर अगली कब दागेंगे, हमको पता चल जाएगा। तो वही हमको बताना कि भाई एक घंटे में कितनी बार साथ में दागेंगे एक साथ। देखिए लिखा ना, 1 घंटे में। तो क्वेश्चन में समझ में आ गया, दिख गया क्वेश्चन की क्या पूछ रहे हैं। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर क्वेश्चन दिख जाए तो काम बन जाए। अब जब इतना पता चल गया हमें, तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे यानी 6, 7, 8 और 12 का जब एलसीएम आप लेंगे, 6, 7, 8 और 12 का, तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, चलिए 4 से कर लेता हूँ सीधे सीधे, होगा कि नहीं, 2 से करते हैं चलिए। 3, 7, 4, 9 और 6, फिर 2 से किया, 3, 7, 2, 9, 3, फिर 2 से किया, 3, 7, 1, 9, 3, 3 से किया, 1, 7, 1, 3, 1, फिर 3 और 7। ठीक, तो ये हो गया, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सते 56, 56 और 56 और 9, 56 गुणे 9, तो 9 छंग 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 पचे 45, 5 50, मतलब 504 सेकंड। ठीक, क्लियर है। यानी आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी हर 504 सेकंड बाद वो लोग एक साथ गोली दागेंगे। क्लियर है, यानी अगर अभी एक बार दागा तो फिर 504 सेकंड बाद दागेंगे, फिर 1000, फिर कितनी बार दागेंगे, फिर 1008, है ना, 504 का गुणा में जाता जाएगा, 1008 सेकंड बाद दागेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो वही हमसे पूछा कि बताओ कि 1 घंटे में कितनी बार दागेंगे, तो कैसे करेंगे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल मिला के 3600 सेकंड हो गए। तो यानी अगर 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में, है ना, और इसी को हम अगर डिवाइड कर दें किससे, 504 के अंतर से, मतलब हर 504 में एक बार दागते हैं, तो 3600 सेकंड में कितनी बार दागेंगे। बस अगर यही हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। कितनी बार जा रहा है देख लीजिए, कितनी बार जा रहा है, 5, कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 7 बार जा रहा है क्या, 7 पॉइंट समथिंग, है ना, क्योंकि 8 बार तो जा ही नहीं रहा है, 5 अट्ठे 40 हो जा रहा है, 5 सत्ते 35, मतलब 7 दशमलव कुछ बार दागेंगे। तो 7 दशमलव कुछ बार दागेंगे, मतलब 1 घंटे से पहले पहले वो लोग 7 बार दाग लेंगे, और उसके बाद 1 घंटे बाद वो 8वां दागेगा। तो इसका मतलब 7 घंटे में कितनी बार दाग लिया, 7 बार। 1 घंटे में कितनी बार दाग लिया, 7 बार। क्लियर है, हमसे भाई समझ रहे ना, क्योंकि 1 घंटे में वो एक लक्ष्य पे एक साथ कितनी बार दागेंगे गोली, तो 7 बार दागेंगे। अगर अभी दाग लिया एक बार, तो अब कब दागेंगे, 7 बार दागेंगे हर 504 सेकंड के अंतर पे। क्लियर दोस्तों, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमको करना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ये हमें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, बहुत हेल्प करती हैं। क्लियर, तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि अब आप सोचेंगे कि हाँ यार सही में मतलब चीज़ें बनती तो हैं, बस हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लियर है, तो अब आगे बढ़े अगर, तो ये आपका जो है क्वेश्चन है दोस्तों, होमवर्क है। ठीक है, ये भी लगभग देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, और पीसीएस का क्वेश्चन है 2017 का। क्लियर है, तो इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। कमेंट बॉक्स में ऐसे 1 करके डाल दीजिएगा, ABCD करके, जो भी 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जो भी आएगा। ठीक है, इसको हम कल सॉल्व करेंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, LCM HCF से रिलेटेड UPSC का ही क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, इनको आप कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें मतलब आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं लेक्चर से, है ना। क्योंकि मेन चक्कर क्या है दोस्तों, आपका PYQ बनना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना, बस मेन मोटो यही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।